रणबीर और बिट्टी घर छोड़कर अब दूसरी जगह पर रहने लगते हैं। और इधर बलवंत गांव में हर किसी को धमका देता है और रणबीर को काम देने से मना करने के लिए कहता है। अरे नहीं मिल सकती नौकरी, इसका क्या मतलब है? मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, पर कृपा करके मुझे काम दे दीजिए। मुझे बहुत जरूरत है काम की। अरे कहा ना तुझे, नहीं मिलेगा तुझे यहाँ पर कोई काम। चल अब दफा हो जा यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे कहा ना दफा हो, चल जा, कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ। रणबीर जहाँ भी काम मांगने जाता है वहां पर हर कोई उसे काम देने के लिए मना कर देता है और इस वजह से वह बहुत हताश हो जाता है। हो ना हो, ये जरूर बाबूजी की ही करामती है। उन्होंने ही गांव में हर किसी को बोल रखा होगा कि मुझे कोई काम ना दे। मैं बाबूजी की रग रग से वाकिफ हूँ, वरना एक साथ गांव में सभी लोग मुझे काम देने से कैसे मना कर सकते हैं। रणवीर, तू चिंता मत कर मेरे भाई। मैं जिस मिल में काम करता हूँ वहां के मालिक मुझे बहुत मानते हैं और वो तुझे काम देने के लिए तैयार है। मैंने उनसे बात भी कर ली है। क्या? सच में मुन्ना? हाँ रणवीर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना। रणवीर अब मिल जाकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है और वो बिट्टी को फिर से स्कूल भी भेजने लगता है। बिट्टी, ये विमला काकी है, मुन्ना भैया की माँ। अब तुम स्कूल से सीधे इनके पास ही आना और फिर जब मैं और मुन्ना शाम को मिल से घर लौटेंगे तब मैं और तुम साथ में घर जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है सखा। आओ ना बिट्टी, तुम पोहे खाओगी क्या? वो भी सेव के साथ, एकदम भोपाली स्वाद वाले बनाए हैं। अरे वाह विमला काकी, मैं जरूर खाऊंगी। पोहे सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। ठीक है बिटिया, आजा। अब रणवीर बिट्टी को हर प्रकार की आजादी और खुशी देता है। जब वो भीमपुर में उसके माई बापू के पास ले जाता है तभी वो उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। बिट्टी, मेरी बच्ची, माई। अच्छा हुआ जो तू आ गई बिट्टी। तुझे पता है, आज मैंने तेरे पसंद के सारे पकवान बनाए हैं। और हाँ, मैंने तेरे लिए एक कपड़ा भी सिला है। चल, तुझे अभी दिखाती हूँ मैं। हाँ माई, चलो, मैं अभी आती हूँ बापू। हाँ लाडो। फिर शारदा बिट्टी को कपड़ा दिखाने के लिए लेकर जाती है। धन्यवाद जमाई साहब, आप इतने अच्छे से हमारे बिट्टी का ख्याल रख रहे हैं। आप सच में एक बहुत अच्छे पति हो। धन्यवाद मत कीजिए उदय काका। और काका, अब आप बिट्टी को अपने साथ रख सकते हैं क्योंकि बिट्टी आपके पास खुश रहेगी। नहीं जमाई साहब, बिट्टी को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो अपने सखा के पास रहकर कितनी खुश है। और हमारे यहाँ पर लड़की का एक बार ब्याह हो जाए तो वो फिर अपने मायके लौटकर नहीं आ सकती। दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगी बेटा, और खासकर तुम्हारे बाबूजी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिट्टी की सही तरह से हिफाजत तुम ही कर सकते हो। हाँ काका, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अगर बिट्टी आपके पास आ गई तो बाबूजी फिर से आप तीनों को तकलीफ देंगे, लेकिन मेरे पास होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिट्टी और रणवीर की खुशहाल जिंदगी को देखकर बलवंत और अम्मा को बहुत जलन होती है। वही एक दिन कविता बिट्टी और रणवीर को मिलने के लिए चुपके से चली जाती है। आज तो मैं इतने दिनों बाद अपने बेटे और बहू से मिलूंगी। लेकिन बलवंत का आदमी कविता को देख लेता है और वो ये बात बलवंत और अम्मा को बता देता है, जिसके बाद बलवंत कविता को बीच रास्ते से पकड़कर घर पर लेकर आता है और अम्मा कविता को बहुत मारती है। क्यों रे कविता, बहुत चस्का लगा है ना तुझे वहां पर जाने का? वो दोनों इस घर से चले गए हैं और तू उन्हीं से मिलने जाती है। तो फिर मैं क्या करूं अम्मा? मैं एक माँ हूँ और वो दोनों मेरे बच्चे हैं। मुझे उन दोनों की चिंता हो रही थी। खबरदार कविता, जो आइंदा से उनके यहाँ पर जाने का तो क्या, उनके बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा।
जलन और गुस्से में बलवंत अपने आदमियों से कहकर बिट्टी के घर को जला देता है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर को जलता हुआ देखकर काफी हैरान और दुखी हो जाते हैं। सखा, ये क्या हो गया हमारे घर को? इसे किसने जलाया होगा? पता नहीं बिट्टी, ये कैसे हो सकता है? हमारा घर। रणवीर अब बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन मुन्ना उसे और बिट्टी को अपने घर पर लेकर आता है। अपने आप को संभालो रणवीर बेटा, जो होना था हो गया, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? अचानक से तुम्हारे घर को आग कैसे लग गई? पता नहीं मुन्ना, लेकिन ये सब बाबूजी का ही काम होगा। वो मेरे रास्ते में बस रुकावटें ला रहे हैं ताकि मैं हार मान जाऊं और फिर से उनके पास घर लौट जाऊं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं अपना आत्मसम्मान बेचकर उनके दरवाजे पर वापस कभी नहीं लौटूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ रणवीर, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे पास पैसे जमा नहीं हो जाते, तब तक तुम और बिट्टी यहाँ पर रह सकते हो। ये भी तुम्हारा ही घर है। हाँ रणबीर बेटा, यहाँ पर एकदम निश्चिंत रहो। धन्यवाद आप दोनों का। पता नहीं आप दोनों नहीं होते तो हमारा क्या होता। वही दूसरी तरफ अब मैं भी देखता हूँ कि वो अपने दम पर कैसे जीता है। बहुत होशियारी मार रहा था ना, लेकिन अब तो उसका घर भी जलकर राख हो गया। तो अब कितने दिन और मुन्ना के पास रहेगा? जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उन दोनों के साथ? अब जब वो दोनों हमसे अलग हो चुके हैं, तो उन्हें उनके हिसाब से जीने दीजिए ना। क्यों उनके रास्ते में रोड़ा बन रहे हो? ए कविता, ज्यादा बकर बकर मत कर और जाकर मेरे लिए चाय बना। उन दोनों नालायकों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। बहुत पर निकल आए हैं ना लल्ला के। जब तक उसे बाहर के रास्तों पर ठोकर नहीं मिल जाती, तब तक वो वापस यहाँ पर लौटकर नहीं आएगा। हाँ माँ, और वो दिन भी दूर नहीं जब रणवीर खुद फिर से बिट्टी बहू को यहाँ पर लेकर आए। देखना आप, जल्दी आएगा वो। हाँ बलवंत बेटा। रणवीर अब मिल में काम करने के साथ साथ सुबह अखबार और दूध डिलीवरी का काम भी करने लगता है। जी सेठ जी, मैं सारा काम करूंगा सही से। रोज सुबह जल्दी आऊंगा और सबके पास दूध और अखबार दे दूंगा। ठीक है रणवीर, ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। अच्छे से काम करना। और ये रही साइकिल, इस पर ही सवार होकर तुम्हें सारा काम करना होगा। जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर अब जी जान लगाकर दिन रात मेहनत करता है। मुझे ये सारी मेहनत और मशक्कत करनी ही होगी, अपने लिए नहीं बल्कि बिट्टी के लिए, क्योंकि वो अब मेरी जिम्मेदारी है और उसका भविष्य उज्जवल बनाना अब यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। ऐसे ही एक रोज जब बलवंत अपने दो दोस्तों के साथ बैठा होता है, तभी अरे बलवंत, तेरा बेटा तो गांव में गरीबों की तरह घर घर जाकर दूध और अखबार बांटता फिरता है और तो और मिल में भी काम पर जाता है। अरे अपने बेटे और बहू को वापस बुला ले, क्योंकि उसने तो पूरे गांव में तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। उन दोनों की बातें सुनकर बलवंत को अब रणवीर पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। कितने दिन बीत गए, लेकिन इस लड़के की अकड़ अभी तक नहीं गई। हाँ बलवंत, अभी तक तो उसे लौटकर आना चाहिए था। मेरा बेटा बहादुर है, कमजोर नहीं। और देखना, वो अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा और आपका बेटा आपसे दूर केवल आपके कुकर्मों के कारण ही हुआ है। अगर आप और अम्मा अच्छे और साफ दिल से बिट्टी के साथ पेश आते तो ये नौबत ही नहीं आती। इतना कहकर कविता रसोई में चली जाती है। यूं ही महीने बीत जाते हैं, लेकिन रणवीर अपनी हिम्मत नहीं हारता और वो पैसे जुटाकर अब अपने नए घर में रहने जाता है और साथ ही अपनी एक राशन की दुकान भी खोल लेता है। बिट्टी, ये मेरे जीवन का पहला कारोबार है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले तुम अपने शुभ कदम रखो। तुम मेरे जीवन में लक्ष्मी मैया के समान हो। अंदर जाओ बिट्टी। ठीक है सखा।
फिर बिट्टी दुकान में कदम रखती है और इस तरह अब रणबीर अपने इस छोटे से कारोबार से खूब पैसे कमाने लगता है और चंद ही दिनों में उसकी दुकान गांव भर में प्रसिद्ध हो जाती है। क्या रणबीर ने अपनी दुकान खोल ली? हाँ अम्मा, मैंने उसके रास्ते में कितने कांटे बिछाए, लेकिन वो फिर भी आगे निकल गया। तो फिर आप भी अपनी जिंदगी में आगे निकल जाइए रणबीर के बाबूजी। आखिर कब तक ये गुस्से की आग में जलते रहोगे? अरे चुप करो तुम। अपने बेटे की तरक्की देखकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, हो रही है मुझे खुशी, और क्यों नहीं होगी। आखिर मेरे बेटे ने अपने बलबूते पर अपनी दुकान खोली है। मैं उसके साथ नहीं हूँ, उसके पास भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद उसके और बिट्टी के साथ हमेशा रहा है और वो दोनों ऐसे ही जीवन में खूब आगे जाएंगे। देखना आप दोनों। कविता की ये बातें सुनकर अम्मा और बलवंत को और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब उनके हाथों में कुछ नहीं बचा होता। बिट्टी भी अब थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी और रणवीर की दोस्ती भी पक्की हो जाती है। सखा, ये लीजिए, खाना खाइए। ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है। काकी ने बताया था कि आपको खीर पूरी बहुत पसंद है। अरे वाह बिट्टी, ये खाना तुमने बनाया है? हाँ सखा, अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मुझे विमला काकी सब सिखा देती है और ये भी मुझे उन्होंने ही सिखाया है। चक्कर बताओ ना, कैसा बना है? बहुत ही स्वादिष्ट बना है बिट्टी। ऐसी स्वादिष्ट और लाजवाब खीर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। अरे तुम्हारे हाथों की खीर तो माँ के भी हाथ से ज्यादा स्वादिष्ट है। अच्छा, तो फिर और खाइए ना। अरे बस बिट्टी, एक ही दिन में पेटूरम बनाने का इरादा है क्या? अरे नहीं सखा, क्या अब भी? ऐसे ही एक दिन अचानक से अम्मा को हार्ट अटैक आता है और उनकी उसी में मौत हो जाती है। और जब ये खबर रणबीर तक पहुंचती है, वो फौरन भागा भागा अपने घर पहुंचता है। अम्मा, अम्मा ये क्या हो गया आपको? अम्मा अपनी आंखें खोलो ना, देखो ना, आपसे मिलने आपका लल्ला आया है। हम सबको छोड़कर आप ऐसे कैसे जा सकती हो? अम्मा, निकल जा यहाँ से। तेरे ये मगरमच्छ के आंसुओं की यहाँ पर कोई जगह नहीं है और तेरी यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं है। क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? सही बोल रहा हूं मैं। अगर तुझे अपनी अम्मा से इतना ही प्यार और लगाव होता तो तू उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। चल निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ पर लौटकर कभी मत आना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? कम से कम इस दुख भरे समय में तो अपना गुस्सा भूल जाइए। लेकिन बलवंत किसी की एक नहीं सुनता और वो रणबीर को अम्मा को आखिरी बार ठीक से देखने भी नहीं देता और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में बिट्टी रणबीर को सांत्वना देती है और वो उसकी हिम्मत बढ़ाती है। बस कीजिए सखा, अम्मा कहीं पर नहीं गई है। मेरी माई कहती है कि जब कोई हमें इस दुनिया से छोड़कर जाता है तो वो बस गायब हो जाता है, लेकिन वो जाने के बाद भी हमारे पास और हमारे साथ ही रहता है। हाँ बिट्टी, हिम्मत रखिए सखा और ऐसे उदास मत रहिए। दिन गुजरते जाते हैं और अब बिट्टी की फाइनल एग्जाम की बारी आती है, लेकिन उस दिन स्कूल के लिए निकलने में देरी हो जाती है, इसीलिए वो भागने लगती है। भाग बिट्टी, जल्दी भाग, आज तो तुझे कैसे भी करके पहुंचना ही होगा। लेकिन भागते भागते अचानक से उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराता है और वो गिर जाती है। नहीं, मेरा हाथ, लगता है मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं अपनी फाइनल एग्जाम कैसे दे पाऊंगी? अगर ये पेपर मैंने नहीं दिया तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। अब बिट्टी के साथ आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। निर्मला और हेमा काफी अच्छी सहेलियां होती है। निर्मला की बहू ज्योति की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे। वही हेमा की बहू टीना को 6 महीने। एक दिन हेमा अपनी बहू के साथ निर्मला के घर आती है। अरे हेमा बहन, टीना बेटा, आओ ना, बैठो। ये लीजिए हेमा काकी, आप दोनों के लिए स्वादिष्ट आम का पन्ना और ये छोले कुलचे। ओफो, ये सब मत दो हमें, ये सब कितना ओल्ड फैशन खाना है। कुछ नए जमाने के नए स्टाइल का लेकर आओ। क्या निर्मला आंटी, आपने तो ज्योति दीदी को कितना बोरिंग करके रखा है। ये तो एकदम एंटिक पीस लग रही है और ये साड़ी भी कितनी पुरानी स्टाइल वाली है और झुमके और चूड़ियां भी। सो बोरिंग। अब क्या कर सकते हैं टीना बेटा, मेरी बहू तुम्हारी जैसी मॉडर्न नहीं है, वो एकदम पुराने ख्यालों वाली है। थोड़ी ही देर में हेमा और टीना वहां से चली जाती है। देखा तूने कैसी मेरी बेइज्जती हो गई तेरे कारण। अरे मानती हूँ कि तुझे यहाँ आए पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तो बदलाव ला अपने अंदर। कब तक यूं ही पुराने देहातियों जैसे रहेगी। तेरे कपड़े तो देख, बाबा आदम के जमाने की साड़ियां पहनती है तू। लेकिन माँ जी। चुप कर तू। अरे जब मैं हेमा के घर पर जाती हूँ तब वहां पर मुझे स्वादिष्ट बर्गर और पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और पास्ता भी मिलता है और ये सब उसकी बहू बनाती है। और तू उन्हें यहाँ पर आम का पन्ना और छोले कुलचे खिला रही थी। टीना के कपड़े देखे हैं, कितने स्टाइलिश थे वो। देखो माँ जी, पहली बात तो ये है कि मुझे टीना जैसे अभद्र और हद से ज्यादा छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद। शायद आप भूल रही है कि मैं आपकी बहू और आपके बेटे की पत्नी हूँ। साड़ियाँ पहनना हमारी संस्कृति है और मैं बाकी कपड़े भी पहनती हूँ, लेकिन टीना जितने अभद्र नहीं। हाँ हाँ, आई बड़ी। और दूसरी बात तो ये कि बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, ये सारे पदार्थ हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और मैं ना तो आपकी और ना ही घर आए मेहमानों की जान के साथ खिलवाड़ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं वो सब बनाती हूँ जो पौष्टिक होता है। ज्योति की ये बातें सुनकर निर्मला कुछ नहीं कह पाती और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। फिर एक दिन वापस निर्मला और हेमा की मुलाकात होती है। ये देखो निर्मला, ये फोटो देखो, मेरी टीना बहू ने नया फोन लिया है और साथ ही वो अब फैशन शो में भी हिस्सा लेने वाली है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है हेमा बहन, तुम्हारी बहू तो सच में काफी मस्त है। और एक मेरी बहू है जो आज तक वो डब्बा फोन ही इस्तेमाल कर रही है और उसे तो ये फैशन वैशन के बारे में भी कुछ नहीं पता। माँ जी, मैं डब्बा फोन इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे फोन में इतना काम नहीं रहता, बस किसी से बात करने के लिए काम आ जाता है। और रहे बाकी के काम, तो न्यूज और मनोरंजन तो टीवी के जरिए भी हो जाता है। ये भी सही है। और फैशन में मैं इसीलिए रुचि नहीं दिखाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति से बड़ा फैशन और कोई नहीं है। मुझे सिलाई बुनाई, पेंटिंग, सिंगिंग और बाकी के काम करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो कविताएं भी लिख लेती हूँ। हाय हाय हाय, अब और दिमाग मत खा हमारा। तेरी हरकतें तो तेरी जैसी ही पुरानी है और अब तेरा ये पुराना टेप बंद कर। तू जो भी करती है सब एकदम पुराने जमाने का ही है, इसीलिए मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। लेकिन माँ जी। चली जाए यहाँ से और हम दोनों सहेलियों को आंगन में चैन से बात करने दे। काश मेरी भी टीना जैसी मॉडर्न बहू होती। इस सड़े हुए पुराने पीस से मैं बोर हो चुकी हूँ। निर्मला बहन, अब हर किसी का नसीब मेरे जैसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ हेमा बहन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। एक दिन ज्योति त्योहार के लिए बहुत ही कम सामान खरीद कर लाती है। वही दूसरी तरफ टीना बहुत सारा नया स्टाइल वाला सामान लाती है। तुझे मैंने कितना सारा सामान लाने को कहा था,
तूने ये आधा ही सामान क्यों लाया है? कंदील कहाँ है? और साड़ी? तेरे लिए साड़ी क्यों नहीं लाई तूने? लाइटिंग भी नहीं लाई, कुछ भी नहीं लाई तू इनमें से। अरे फिर क्या मक्खी मारने गई थी क्या बाजार में? माँ जी, मैंने सारा सामान जरूरत का ही लाया है। कंदील अभी तक वैसे का वैसा ही है, और वो भी अच्छी अवस्था में। और लाइटिंग की भी 4 साल की वारंटी थी। अभी ये साल उसका 3रा साल होगा। और रही बात मेरी साड़ी की, तो मेरे पास शगुन की बहुत सारी नई साड़ियां हैं। मैं उन्हीं में से कोई साड़ी पहन लूंगी। हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता ज्योति बहू। अरे वो टीना देख, उसने नए नए स्टाइल का सामान लाया है, और तू देख, बस पुराने सामान को ही इस्तेमाल करती है। हाँ माँ जी, मैंने भी टीना का लाया हुआ सारा सामान देखा है। उसने तो आधे से ज्यादा सामान फालतू का ही लाया है, जो किसी काम का नहीं है। पैसों को अगर हम फालतू के खर्चों में इस्तेमाल करने लगे तो लक्ष्मी जी बुरा मान जाएगी। और ये बात तो आपको पहले से पता है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। अब तेरा प्रवचन शुरू मत कर। एक दिन अचानक से निर्मला को हेमा का फोन कॉल आता है, और फोन पर हेमा खूब रो रही होती है। अरे हेमा, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? क्या बताऊं निर्मला बहन, मैं अपने इस मॉडर्न बहू से तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम हेमा? पहले पहले वो बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन अब छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिन रात घूमती रहती है बाहर। खाने के लिए तो कुछ भी बनाकर जाती है, कभी कभी तो वो बनाती भी नहीं, और बहुत बदतमीजी से पेश आती है मेरे साथ। अरे बाप रे, ये सब तुम क्या कह रही हो? जरूर कुछ तो हुआ होगा, वरना टीना बहुत अच्छी बहू है। नहीं निर्मला, वो अब अपने असली रंग दिखा रही है। तुम्हें नहीं पता, नए जमाने की बहुएं सास पर बहुत भारी पड़ती है। हेमा की बातें सुनकर निर्मला थोड़ी चिंतित होती है। हेमा से बात करने के बाद निर्मला के कमरे में ज्योति दवाइयाँ और खिचड़ी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी दवाइयाँ और खिचड़ी। देखिए माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको भी पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन होता है, लेकिन अब क्या करें, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं वो सब आपको नहीं दे सकती। ठीक है, जा अब मेरी गुलाबी साड़ी इस्त्री कर दे, कल वही पहनकर मंदिर जाऊंगी। ठीक है माँ जी। फिर ज्योति वहां से चली जाती है, और निर्मला के मन में ख्याल आता है, मेरी ज्योति बहू भले ही पुरानी है, लेकिन गुणों से भरपूर है। चाहे मैं उसे 100 गालियां ही क्यों ना दे दूं, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे पास ही आती है और अपनी सगी माँ की तरह मेरी सेवा करती है। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर एक दिन हेमा का जन्मदिन आता है। तभी उसकी बहू टीना उसे कुछ तोहफे देने की जगह फिर से उससे लड़ झगड़ती है और घर के कोई काम नहीं करती, जिस कारण सारा काम हेमा को ही करना पड़ता है। मेरा जन्मदिन था और तभी मेरी बहू ने मुझसे झगड़ा किया, और तो और सारा काम भी मुझे ही करना पड़ा। वो तो बस दिन रात फोन में ही घुसी हुई रहती है और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मेरा बेटा भी कुछ नहीं बोलता उसे। तेरी बहू ही सही है, पुरानी है, लेकिन उसकी तरह गुणवान शायद ही कोई होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और निर्मला का भी जन्मदिन आता है। तभी ज्योति उसके लिए मालपुए लाती है और उसे खाकर निर्मला को अपना बचपन याद आता है। अरे वाह, ये तो मेरे गांव में मिलने वाले रसीला राम के मालपुए हैं। इन्हें तो मैं हर हफ्ते गांव में खाती थी। वो दुकान तो 70-80 साल पुरानी है। क्या ये तुमने वहीं से लाया है बहू? हाँ माँ जी, ये मालपुए उसी दुकान के हैं। मैंने वहीं पर जाकर लाया है इन्हें। मैं जानती थी कि ये आपको बहुत पसंद है। बहू, तूने मुझे वही सारे पुराने दिन याद दिला दिए। इससे बढ़िया और कीमती तोहफा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दे बहू। मैंने हमेशा ही तेरी तुलना हेमा की मॉडर्न बहू टीना से की है,
लेकिन मैं गलत थी। तू ही मेरा असली सोना है, क्योंकि पुराना सोना ही खरा सोना होता है। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि व्यक्ति को समय के साथ बदलाव लाना चाहिए, लेकिन साथ में पुरानी चीजों का मोल भी याद रखना चाहिए। हाँ बहू, एकदम सही कहा तूने। चलिए, अब हम मंदिर जाकर आते हैं और घर आकर केक भी तो कट करना है। हाँ बहू। और इस तरह अंत में निर्मला को अपनी पुरानी बहू का मोल समझ आता है और वो उससे अच्छे से पेश आने लगती है। सिया अपनी माँ मालती के साथ रहती है। उसे घर का कोई भी काम नहीं आता और जब मालती उसे कुछ सीखने के लिए कहती है, तभी सिया बिटिया, चलो जल्दी से रसोई में मेरे पास आकर बैठो। आज मैं लौकी की सब्जी और पराठे बनाने वाली हूँ। उसी बहाने तुम कुछ तो सीखोगी। ओफो माँ, आप क्यों हमेशा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो? अरे बेवकूफ नालायक लड़की, ससुराल में जाएगी तब क्या करेगी? वहां पर मैं नहीं आने वाली तेरी मदद करने। सब कुछ तुझे ही करना होगा। अरे माँ, मुझे ससुराल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुषार अनाथ है और हमारी शादी के बाद भी मैं घर की मालकिन बनकर रहूंगी। ना किसी सास का टेंशन और ना ही किसी ननद का। और यही होता है। सिया अपने अनाथ बॉयफ्रेंड तुषार के साथ शादी कर लेती है और शादी के बाद सिया घर पर सभी काम के लिए एक काम वाली बाई रख लेती है। शादी के बाद कुछ ही दिनों में सिया की सहेली नैना उससे मिलने आती है। यार नैना, मैं तो बहुत लकी हूँ, क्योंकि मुझे बिना ससुराल का पति मिला है। अभी अभी काम वाली बाई सारा काम निपटा कर गई है और अब मैं दिन भर चिल करूंगी। सच में यार सिया, तेरी लाइफ तो बहुत ही मस्त है। और एक मेरी लाइफ है, जो इतने बड़े ससुराल में सुबह से लेकर शाम तक पीसती रहती हूँ। क्यों, आज क्या हुआ? अरे मेरी सास, मन तो करता है कि उसे कहीं पर छोड़कर आऊं या ओकल में डालकर उसे खूब कूटूं। दिन रात बस फरमाइश पर फरमाइश, 1 मिनट चैन की सांस लेने नहीं देती। अरे यार, सो सैड। ऊपर से मेरा लंगूर पति मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेता। माँ बाप और भाई के सामने तो जैसे भीगी बिल्ली बन जाता है। और मेरी चुड़ैल जेठानी, डायन है वो डायन। और जेठ और ससुर, वो दोनों तो बेल है, बकासुर की तरह ठूसते रहते हैं दिन भर। इन सब से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ओफो, तुम सैड मत होने ना। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब हर कोई मेरी तरह इतना खुशकिस्मत थोड़ी ना हो सकता है। हाँ ना। और मैं अगर मेरे पति से कहूँ कि चलो हम अलग हो जाते हैं, तो वो सरासर मना कर देता है। फंस गई हूँ मैं अपने ससुराल के कारण। नैना का दुखड़ा सुनकर सिया को खुद के लिए बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उसके पास ससुराल ही नहीं होता। रात होने पर तुषार घर पर आता है। तुम्हें पता है तुषार, नैना का रोना सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास कोई ससुराल ही नहीं है। थैंक यू सो मच बेबी, तुमने मुझे लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। ऐसा मत कहो सिया, फैमिली क्या होती है उसकी अहमियत मैं अच्छे से जानता हूँ। जो परिवार लड़ता झगड़ता है, वही अंत में मुसीबत और खुशियों के पल में एक साथ आकर लाइफ में रौनक भी लाता है। ओफो, अब तुम शुरू मत हो जाओ। चलो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। एक दिन नैना और सिया दोनों थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। तभी अचानक से नैना को उसकी सास का कॉल आता है और उसे बीच मूवी से ही बाहर निकलना पड़ता है। अरे नैना, कहाँ जा रही है तू? अरे यार, वो मेरी सास का फोन था। घर में दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं, खाना बनाना है मुझे। जेठानी अपने मायके गई है, इसीलिए सारा काम मेरे माथे मार दिया है। ओह नो,
बेचारी मेरी सहेली कैसे संभालती है अपनी सास को। अब क्या ही कर सकते हैं सिया। एक लड़की जब एक ससुराल की बहू बन जाती है तब उसकी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों के हाथ में होता है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तेरे लाइफ का कंट्रोल तो तेरे हाथ में है। दैट्स सो गुड। चल, मैं तो चली उन निकम्मे मेहमानों का खाना बनाने। मन तो करता है कि सबके खाने में जहर मिलाकर दे दूं। रिलैक्स यार। फिर नैना वहां से चली जाती है। चलो, अब मैं जाती हूँ मूवी देखने, क्योंकि मुझे ना तो किसी सास का कॉल आएगा और ना ही ससुर का। फिर सिया मस्त मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखती है। सिया की लाइफ में किसी की भी रोक टोक नहीं होती। एक दिन उसकी माँ का कॉल आता है। ज्यादा इतना मत सिया। तू जिस तरह जिंदगी जी रही है वो बहुत गलत है। तुझे भी ससुराल मिलना चाहिए था, तब तुझे हर चीज की कीमत समझ आती। माँ, आपने मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया है या किसी टिपिकल सास की तरह भाषण देने के लिए? भाषण नहीं दे रही मैं, असलियत बता रही हूँ। अरे, रिश्तों की असली पारख ससुराल से ही होती है। सास ससुर, देवर ननद, जेठ जेठानी। तूने जीवन में सिर्फ मेरा ही प्यार पाया है और मैंने तुझे कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी अपने ससुराल के प्यार के लिए तरसेगी। एओ, मैं और ससुराल के लिए तरसूंगी? नेवर। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, मैं अकेली ही हैंडल कर सकती हूँ। सिया जब भी नैना को वीडियो कॉल करती तब नैना ससुराल के काम में ही व्यस्त रहती। हर 2 दिन में नैना का उसकी सास, जेठानी या ससुर के साथ झगड़ा होता रहता और वो अपने सारे दुखड़े सिया के पास आकर सुनाती रहती। मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से मायके चली जाऊं। बहुत परेशान हो गई हूं मैं। सीरियसली, तुझे ये सब शादी से पहले सोच लेना चाहिए था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने तो पहले ही फिक्स किया था कि मुझे तो ससुराल की चिकचिक ही नहीं चाहिए। वक्त बीतता जाता है और सिया और नैना दोनों एक ही समय पर प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन तभी एक दिन सिया नैना को वीडियो कॉल करती है। और बहन, कैसी है? ठीक हूँ यार, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। बेबी बम की वजह से ठीक से उठ बैठ भी नहीं पा रही। माँ के घुटनों में दर्द के कारण वो यहाँ भी नहीं आ सकती और ऊपर से यहाँ तो कितनी ठंड है, उसे और दर्द होगा। लेकिन मुझे तो किसी भी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरे ससुराल वालों का रवैया ही बदल चुका है। मतलब मेरी खड़ूस सास और जेठानी दोनों दिन रात मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। ससुर जी और जेठ जी मेरी सेवा करते हैं और मेरा पति, वो तो मेरी किसी बच्चे की तरह देखभाल करता है। और जेठ जेठानी के बच्चे भी छोटी छोटी चीजों की मदद करके प्यार जताते हैं। वाह यार, कितना सही है। हाँ सिया, जिस ससुराल को मैं इतना कोसती थी, आज वही ससुराल मुझे इतनी प्यार और खुशियां दे रहा है। मुझे किसी भी चीज की कमी खलने नहीं देता। आई एम फीलिंग वेरी लकी। नैना की ये सारी बातें सुनकर सिया को अपने लिए बहुत बुरा लगता है। नैना के पास तो उसका ससुराल है जो उसके लिए मॉरल और इमोशनल सपोर्ट बन के साथ है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। काश मेरा भी एक ससुराल होता, मेरी भी सास होती जो मुझे गोंद के लड्डू बनाकर खिलाती। ससुर मुझे मेरी फेवरेट खाने की चीजें लाकर देते। जेठ जेठानी छोटी बहन की तरह देखभाल करते। आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जिसमें सिया को ससुराल का महत्व समझ आता है। उसे भावुक देखकर तुषार उसके पास आता है और उसे सांत्वना देता है। ये लो सिया, तुम्हारी पसंदीदा नारियल की बर्फी। देखो ना,
आज तुम्हें वो रियलाइज हुआ है जो मैं इतने दिनों से कह रहा था। एक परिवार होना, माँ बाप होना कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ तुषार, तुम सही कह रहे थे। एंड तुषार, आई एम रियली सॉरी। मैंने हमेशा खुद को ससुराल ना मिलने के लिए बहुत खुश नसीब समझा है, लेकिन आज मुझे इस वक्त ससुराल की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आज खुद को बहुत बदनसीब समझ रही हूँ। रो मत सिया, कल हम वृद्धाश्रम जाएंगे। कई सालों से मैं वहां पर दान करता हूँ। वहां पर एक अंकल आंटी है जिनके साथ मेरा बॉन्ड काफी गहरा है। वो मुझे अपना बेटा ही मानते हैं। क्यों ना हम उन्हें घर लेकर आए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? हाँ तुषार, क्यों नहीं। थैंक यू तुषार, ये तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। जब मेरे सास ससुर आ जाएंगे तब मेरा ससुराल पूरा हो जाएगा। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार और केयर चाहिए। फिर तुषार और सिया उन दोनों को वृद्धाश्रम से हमेशा हमेशा के लिए घर लाते हैं और आखिरकार सिया का परिवार पूरा हो जाता है।